Hello dear students, welcome back to our YouTube channel Physics and Math Concept by Sumit Sharma. Today we will start the next important topic of class 12 physics, galvanometer. As we know, galvanometer is used to detect the current in the circuit, and today we have to study about moving coil galvanometer. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जब हमने देखा था जब करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली थी, तो उस टॉर्क के एक्सप्रेशन को ही यूज़ करते हुए हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके समझ में आएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो ओके गाइज, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, जैसा कि आपको पता चला ये कैसा है, गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर का मीनिंग क्या होता है, करंट को मेजर करना है, करंट को डिटेक्ट करना। वैसे हमें पता है एक होता है एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, भाई कितना करंट है, और उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एमीटर तो क्या करता है, करंट को मेजर करता है, बट ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और साथ ही साथ मेजर भी करेगा किसी सर्किट के अंदर कितना करंट है। ठीक है, तो अब जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, हम इसकी कंस्ट्रक्शन को जानते हैं, इसका प्रिंसिपल है उसको जानते हैं। फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर हम इसकी वर्किंग और इसकी जो थ्योरी है उससे रिलेटेड आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो होता क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हमें ये बताना होगा। तो आप जानते हो मूविंग कॉइल, कॉइल का मूव होना, और कैसा गैल्वेनोमीटर, भाई कॉइल मूव करेगी, उसके मूव करने से हम करंट को डिटेक्ट कर पाएंगे, वही क्या होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा। जैसा हम जान चुके हैं, भाई लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, जब हम किसी एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो वैसे इसके अंदर भी उसी का यूज होगा, तो इसका जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल हम वहीं से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब आपके एग्जाम में आए तो कैसे लिखोगे इसको। तो सबसे पहले आपने कोई इंट्रोडक्शन का बताना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं हम, तो क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। होता क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे आप, तो बता सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक डिवाइस है, लिख सकते हैं, ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द और मेजर द स्मॉल करंट ऑफ द इन द सर्किट। क्या लिखो, या लिख सकते हो आप यहाँ से, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट और मेजर द स्मॉल करंट ऑफ या अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। आपको क्या करना है, करंट को मेजर करना है और डिटेक्ट करना है। कहाँ पे, जो करंट स्मॉल अमाउंट के अंदर है उसको हमें डिटेक्ट करना पहले, तो डिटेक्ट करने के बाद अपने को उसको मेजर भी करना है कितना वो करंट है। तो काम कौन करेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। किसी सर्किट के अंदर थोड़ा सा जो करंट होगा उसको पता लगाने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसका मेजरमेंट करने के लिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, अभी तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा, इसी का एक दूसरा नाम है भाई, और दूसरा नाम क्या है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब डेड बीट गैल्वेनोमीटर के नाम से भी हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जानते हैं। अब डेड बीट का देखो, अब डेड का मीन क्या होता है, मरा हुआ, भाई जो बिल्कुल मर चुका उसकी भी जो बीट्स हैं, जो धड़कन है उसको सेंस कर चुके हो, क्या होगा, वैसा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे डेड बीट गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या हो, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर जो करंट होगा उसको भी ये मेजर या डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसके पास, ये तो हमें डेफिनेशन का पता चल गया भाई क्या होता है। अब इसका जो प्रिंसिपल होगा, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है, किसके ऊपर ये बेसिस रहता है, किस चीज को फॉलो करते हैं हम इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को निकाल पाते हैं, भाई करंट है या नहीं है। देखिए, इसके प्रिंसिपल का जिक्र करें तो प्रिंसिपल क्या होगा, ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, भाई जब एक करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे जो उसके ऊपर एक फोर्स लगेंगे, फोर्स तो आपको पता लीनियर केस में आएगा। तो हमने देखा था वहां पे 4 टाइप के फोर्सेस थे, याद है ना आपको, दो क्या कर सकते थे अपने पास, कैंसिल आउट ईच अदर करके, दो क्या कराते थे, कपल ऑफ फोर्स जनरेट कर देते, जिसको हमने टॉर्क बोला था। तो एक करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, उसी के बेसिस के ऊपर अपना जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो वर्क करता है। तो आपसे पूछे तो बता दोगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट says that when a current carrying coil placed in external magnetic field or uniform magnetic field experience a torque,
उसके ऊपर ये डिपेंड रहती है। तो ठीक है, आपका इतना तो काम होगा। अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का पता चल गया, साथ के साथ भाई किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है ये भी पता चल गया। तो अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है इसके अंदर, नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन। उस कंस्ट्रक्शन को जान लीजिए, जैसा आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो ना, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अपनी जो कंस्ट्रक्शन कौन सा पार्ट क्या है उसको हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगी तो इसकी जो वर्किंग और थ्योरी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी, कैसे ये वर्क करेगा और इसकी क्या थ्योरी है। ठीक है, चलो देखते हैं कंस्ट्रक्शन। यदि हम कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो अपने पास ये डायग्राम है, डायग्राम अपने को बताता है हमने किस किस इंस्ट्रूमेंट को, किस किस चीज़ को इसके अंदर यूज़ किया है। तो उनको हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कम से कम 5 नंबर के अंदर ये टॉपिक आएगा। तो आपको इसका प्रिंसिपल लिखना है, पहले से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है होता क्या है, उसके बाद प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन आती है, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग और थ्योरी आएगी। तो आज हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी तो कंस्ट्रक्शन करें तो कंस्ट्रक्शन के साथ आपको डायग्राम भी बनाना है। तो जो कंस्ट्रक्शन में हमने जो पार्ट्स यूज़ किए वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ किया यूज़ किया और क्या उसका वर्क होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD having large number of turns of insulated copper wire। एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होगी, कैसी होगी, एक फ्रेम होगा या क्वाइल होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखो ABCD एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लिया है या एक फ्रेम लिया है जिसको हमने कवर करा रखा है। इसके ऊपर ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो अपने पास सिलेंड्रिकल एक पार्ट है उसके ऊपर से हमने इसको कवर करा रखा है। तो कोई जो सिलेंड्रिकल पार्ट है किसका बना हुआ होगा, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होगा। इसके अलावा आप इसको सर्कुलर भी ले सकते हो, सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो या फिर रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। इसका जो वर्क होता है ना वो आपको पता चलेगा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे अपने पास नॉर्थ से साउथ सीधी निकलनी चाहिए थी, बट इसकी वजह से कैसा है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब पता चलेगा जो यहाँ पे फील्ड लाइन्स ऐसे निकलनी थी वो सारी की सारी इस सिलेंडर से होकर निकलेंगी। सिलेंडर से होकर निकलेंगे तो मैक्सिमम अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने को रोटेशन मिलेगा, वो हम वर्किंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज किया है ABCD, जिसको हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर या सॉफ्ट आयरन में इसके अंदर कोई रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हैं, कोई सर्कल ले सकते हैं, उसके ऊपर से इसको वाउंड कराना है। सेकंड जो लिया है, सेकंड है वो हेयर स्ट्रिप। हेयर स्ट्रिप क्या है अपने पास, सॉरी हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे देखो इधर जो स्प्रिंग लगा रखा है उस हेयर स्प्रिंग की हम देख सकते हैं इस टाइप से होगा अपने पास, ऐसे करके जो स्प्रिंग होता है और इसको हमने ऐसे वाउंड करा दिया। स्प्रिंग का वर्क क्या होता है, यदि हम इस टर्मिनल को फिक्स रखेंगे और जो अपने पास एक्सिस बनेगी यहाँ पे रोटेशन की, उसके ऊपर से हम क्या कराएंगे, इस कॉइल को रोटेट कराएंगे। हमें पता है भाई टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग क्या होगा, टाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस स्प्रिंग को हमने एक सॉलिड फिक्स्ड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रखा है ताकि यहाँ पे जो अपने पास स्प्रिंग हिलेगा नहीं। अब इस स्प्रिंग के ऊपर ऐसे अपने पास ये वाला कैसे रोटेट करेगा तो एक टॉर्क की वजह से स्प्रिंग टाइट होगा और टाइट होने के बाद ही तो अपोज करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटर टॉर्क बोल सकते हैं। जैसे अपने पास काउंटर अटैक होता है ना, जो कोई सामने से अटैक करता था हम उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, काउंटर अटैक होता है। तो यहाँ पे देखो आप जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की वजह से जो स्प्रिंग है वो टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म। उसके बाद क्या करेगा, काउंटर टॉर्क लगाया, काउंटर टॉर्क से वापस अपने को क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। वो काम किसका रहेगा, स्प्रिंग का रहेगा। स्प्रिंग का क्या नाम है, हेयर स्प्रिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हमने बीच में यूज़ किया। हम आप सॉफ्ट आयरन कोई स्फेरिकल भी ले सकते हो या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर भी इसका पार्ट ले सकते हो, जिससे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम फील्ड लाइन से आपके इस सॉफ्ट आयरन की जो कोर होगी उसके अंदर से पास हो। उसके बाद देखो आप मूवेबल टोरिजन एच, यहाँ पे हमने देखो जो एच लगाया, मूवेबल टोरिजन का मीन क्या है, यहाँ पे हमने जो कॉपर, यहाँ पे देखोगे आप जो फास्फोरस की जो ब्रॉन्ज स्ट्रिप हमने यूज की है, जैसे अपने पास ये क्या एच है, यहाँ पे जो अपने पास टोरिजन है ये जो क्वाइल हो गया जिसके साथ हमने फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो ये क्या कर सके, यहाँ पे आसानी से रोटेट कर सकती है। फिक्स नहीं है यहाँ पे देखो, वैसे तो ये फिक्स है बट यहाँ पे ऐसे रोटेट कर पाएगी, इसलिए क्या बोला इसको, टोरिजन बोला है। ठीक है, ये इसका वर्क। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स। जो मैग्नेटिक पोल हमने यूज किए यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो, जैसे अपने पास कोई सिलेंड्रिकल का मीन क्या है, जैसे हमने अपने पास ये सर्कल था, सर्कुलर मैग्नेट मान सकते इन द शेप ऑफ दैट,
इस मार्कर की शेप में मान लें अपने पास कैसी है मैग्नेट, इसको बीच में से काट दें तो कैसी हो जाएंगे अपने पास, ये अपने पास ऐसी मैग्नेट होगी ना, और इनकी शेप कैसी है कॉनकेव, क्या बोल सकते हैं कॉनकेव शेप मैग्नेट्स हो गए ना, जिनकी शेप कॉनकेव है, या फिर बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल, इनको कंबाइन करके कैसे सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं ना। ये अपने पास इधर से तो मान लिया अपने पास क्या नॉर्थ, इधर से क्या मान लिया साउथ मान लिया, ठीक है। ये हमने मैग्नेट्स यूज किए ताकि अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सिलेंडर के अंदर से मैक्सिमम मिले, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव क्या करेगा बीच में से पास करने का, क्योंकि कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करेगी ये वाली शेप, तो यहाँ पे जो फिर लाइंस हैं कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज होने के बाद जैसे अपने पास यहाँ पे कॉइल है या फिर यहाँ पे हमने सिलेंडर यूज किया तो सारी की सारी फिर लाइनें इसके अंदर से होकर निकलेंगी, ठीक है, सीधी तो निकलेंगी बट यहाँ की जो होंगी वो भी ऐसे इसके अंदर से होके पास होंगी, इसलिए हमने क्या किया सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स को यूज किया। फास्फोरस बॉन्ड स्ट्रिप ये आपको पता है यहाँ पे हमने लगा रखा है जो रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास किसी इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करा देंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं अपने पास रीडिंग के लिए, क्या मान लिया रीडिंग के लिए यहाँ पे हमने कोई मीटर बना रखा है, ऐसे मान लेंगे अरेंजमेंट अपने कुछ, तो यहाँ पे अपने को इसके साथ कनेक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा डिफ्लेक्शन मिलेगा, और वो डिफ्लेक्शन ही क्या देगा आपको कितना करंट है या फिर इस सर्किट के अंदर करंट है भी या नहीं। यदि अपने पास डिफ्लेक्शन ही नहीं है, डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा भाई, अपने पास यहाँ पे जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर करंट होगा, अब करंट होगा तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, अब टॉर्क लगेगा तो करंट कितना है उसके हिसाब से हम स्प्रिंग के मेजरमेंट के हिसाब से क्या बता देंगे डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा। देखो हमने यहाँ पे अटैच करा रखा है जो टोरिजन, उस टोरिजन के थ्रू आई करंट पास किया, कौन से टर्मिनल से T1 से, और यहाँ पे सारा फिनोमेना होने के बाद इसको किसके अंदर किया T2 से। इस सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को हमें एक बॉक्स के अंदर बंद करना पड़ता है, फिक्स रखना पड़ता है ताकि एक्सटर्नल कोई इफेक्ट न पड़े, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अराउंड एक बाउंड्री बना दें, इस बाउंड्री के अंदर बता सकते हैं इसको फिक्स रखना है, तो ये आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो कनेक्ट करा रखा T2 से, इधर क्या T1 से, तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं भाई जैसे हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कराते हैं, ऐसे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कराते हैं तो इधर तो अपने पास T1 टर्मिनल, ये कौन सा है T2, तो ये तो अपने पास कौन सा T1 टर्मिनल से सारा, और नीचे से जो निकल के जा रहा है कौन सा होगा T2 टर्मिनल से, जिससे हम करंट के डिफ्लेक्शन को आसानी से जान पाएंगे, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम करते हैं वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, और वर्किंग करेंगे तो इसके अंदर अपने पास ये जो सारा का सारा अपना जो इंस्ट्रूमेंट है इसके जो पार्ट्स हैं कैसे वर्क करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जैसे अपने पास हमने T1 टर्मिनल लिखा है, इस T1 टर्मिनल से करंट एंटर करेगा इस कॉइल के अंदर, तो इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा, हमें पता है भाई जब करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और वो जो टॉर्क आता है उस टॉर्क का हमें पता है भाई, हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क से, टॉर्क क्या आता है आई, या लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा लिखते हैं। यहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I क्या है वो करंट जो इस कॉइल से पास हो रहा है, A क्या है एरिया ऑफ दैट कॉइल, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हमने रखा हो क्या मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा क्या भाई एंगल है किन के बीच एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, जो अपने पास एरिया होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कैसा होगा साइन थीटा वाला, ये जो थीटा है एंगल है, और ये हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे 90 रहेगा। क्यों रहेगा 90 वो देख लेते हैं। भाई हमें पता है कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है, और हमें ये भी पता जो एरिया है, एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस केस में अपने पास जो एरिया ऊपर का ले सकते हैं, जैसे अपने पास ये वाला ले लें, यहाँ पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अपने पास एरिया कौन सा अपर वाला तो क्या होगा 90 डिग्री, तो हमेशा जो थीटा रहेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 90, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमें पता चलेगा जब इसके अंदर से करंट पास होगा तो करंट पास होने के बाद इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है NIAB sin थीटा, where N is the number of turns, I is the current, A is the area of that coil, B is the magnetic field and theta हमने देख लिया एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब देखो ये तो हमें पता चल गया जो टॉर्क लगेगा। अब हमें पता हमने यहाँ पे जो हेयर स्प्रिंग यूज किया है, हेयर स्प्रिंग हमने जैसे आपको बताया था इस शेप में होता है, तो हमें पता जो एक स्प्रिंग रोटेट करेगा,
या फिर बोल सकते हैं हमने स्प्रिंग के केस में पढ़ा था 11th क्लास में, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे हम फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट आते, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है अपने पास x, यहाँ पे याद कीजिएगा आप हमने पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये x क्या डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो जो x की डिस्प्लेसमेंट आएगी वो, और यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट भी आता था, उसको हम k बोलते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे। ठीक है, तो वैसे अपने पास जब अपना टॉर्क का केस आता है, टॉर्क के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, ये जो स्प्रिंग है खींचेगा, क्या होगा यहाँ पे खींचेगा स्प्रिंग ट्विस्ट करके, तो उस केस में यहाँ पे जो टॉर्क होगा किसके लिए, स्प्रिंग के लिए, वो टॉर्क आएगा। वो भी टॉर्क क्या होगा, टॉर्क किसके बराबर होगा, भाई हमें पता है जो इस कॉइल ने रोटेशन दिया है वही तो टॉर्क है, और वही टॉर्क स्प्रिंग के अंदर मिलेगा। तो जो स्प्रिंग का टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, थीटा। फिर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई जो अपने पास स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग के केस के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, क्योंकि अपने पास कैसा स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। हम देखेंगे यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो कांस्टेंट आएगा, और हमने लिख दिया टो इक्वल्स टू के थीटा। क्या मिल गया, के थीटा। तो हम पहले वाले को इक्वेशन 1 मान के चलें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलें, तो हम देख सकते हैं दोनों टॉर्क है ना, ये वाली वैल्यू भी टॉर्क की, ये भी टॉर्क है, वही तो सेम टॉर्क है जो स्प्रिंग के ऊपर लगाया, फिर इस कॉइल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा है। तो ये दोनों टॉर्क हैं, टॉर्क को हम कंपेयर करा सकते हैं, दोनों एक ही वैल्यू, तो यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या मिल जाएगा, देखो आप के थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, साइन थीटा तो 90 हो जाएगा, इसको हम 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप जो के थीटा, के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट मान के चलेंगे इसके अंदर, के बराबर क्या भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा है, टोरिजन, टोरिजन वाला यूज किया हमने, टोरिजन स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोल देंगे, तो के थीटा। अब देखो आप यहाँ पे जो अपने को रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट से एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या होगा भाई, जो करंट सेंसिटिविटी होती है, कोई भी गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा जब हम थोड़ा सा करंट उसको दें, कितने स्मॉल करंट के साथ कितना डिफ्लेक्शन मिलता है, वही क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है। और करंट सेंसिटिविटी यहाँ से निकालना चाहें तो क्या मिलेगा अपने को, जो थीटा है उसके नीचे हम आई को ले, इस आई को हम इधर ले आए, जो अपने पास के है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, या स्प्रिंग के साथ टोरिजन कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये के कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में क्या होगा, एन ए बी बाय में के। तो ये सारी की सारी चीजें देखो आप यहाँ पे, इधर ये जो थीटा बाय में आई है, ये क्या कहता है, कितना डिफ्लेक्शन मिलता है जब हम थोड़ा सा करंट इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होती है। इसको हम क्या बोल देंगे, जो थीटा बाय में, इसको क्या लिखेंगे, करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मीन क्या, थोड़ा सा करंट मिला, कितना डिफ्लेक्शन मिला। हमने यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज किया था, इंडिकेटर क्या बताएगा भाई, हमने स्मॉल अमाउंट के अंदर, चाहे माइक्रो एम्पियर के अंदर कुछ करंट मिला, उस माइक्रो एम्पियर की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना मिला, वो उसकी सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, तो यहाँ थीटा बाय आई क्या है, करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी की हम डेफिनेशन बोलना चाहें तो क्या बता सकते हैं, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब एक यूनिट करंट किसी एक कंडक्टर या कंडक्टर से पास होगा, गैल्वेनोमीटर से पास होगा, तो उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन मिला है, वही क्या होगा अपने पास, करंट सेंसिटिविटी होगी। अब करंट सेंसिटिविटी के अलावा हम देखें वोल्टेज सेंसिटिविटी का जिक्र करें, तो वोल्टेज कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आर की ये जो आई की वैल्यू निकालने की आएगी, V वाई में आर ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है इसकी वैल्यू हम ये वाली टर्म में पुट करके निकाल पाएंगे। बट एक केस वो रहता है, वो जो अपने पास करंट सेंसिटिविटी है, उस करंट सेंसिटिविटी को यदि हम इंक्रीज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला है, थीटा बाय में आई बराबर क्या था, एन ए बी बाय में के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या बोल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ दैट कॉइल, इस कॉइल का टोटल एरिया है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इसको प्रोवाइड कराया है। तो अब यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों कांस्टेंट, यहाँ पे जो के है, के भी क्या है, कांस्टेंट है। स्प्रिंग के केस में हम लेके चले थे, वो भी कांस्टेंट। तो बचा क्या अपने पास एन। यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स को, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करा दें तो अपने पास जो करंट सेंसिटिविटी होगी जिस गैल्वेनोमीटर की, वो भी इंक्रीज कर पाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमें किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो कैसे कर पाएंगे, हम उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें। जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो अपने पास जो सेंसिटिविटी है किसी भी गैल्वेनोमीटर की, वो इंक्रीज करेगी। कैसी सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का जिक्र करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, आई की जगह हम यूज करेंगे क्या, V बाय में R। तो V बाय में R होगा, यहाँ पे देखते हैं हम इधर, थीटा
V बाई में R, इधर क्या है अपने पास N A B बाई में K। देख सकते हैं यहाँ पे जो R होगा यार कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, थीटा बाई में V। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखें, यदि हम पोटेंशियल इंक्रीज करें किसी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, हम कितना है बोल सकते हैं, यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करें तो उसके साथ कितना डिफ्लेक्शन बढ़ता है, वो तो क्या होगा अपने पास क्या बोले उसको, वोल्टेज डिफ्लेक्शन। जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल सकते हैं, क्या थी, करंट सेंसिटिविटी। यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी का जिक्र करें, इसी फॉर्मूले से मिलाना अपने को, हम कितना वोल्टेज इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे डिफ्लेक्शन में क्या फर्क पड़ता है। या फिर डेफिनेशन की टर्म में लिखना चाहें तो हम सीधी सी बात बोल सकते हैं, व्हेन एवर वी इंक्रीज द यूनिट पोटेंशियल एंड गेन द डिफ्लेक्शन। यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज करने के साथ जो अपने को डिफ्लेक्शन मिलता है वो क्या बताएगा, पोटेंशियल सेंसिटिविटी हो, किसको, पोटेंशियल या वोल्टेज सेंसिटिविटी का जिक्र करेगा, ठीक है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना आप। हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं, V बराबर आई आर आता है, या बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि अपने पास पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। बट हमें ये याद रखना चाहिए, जब हम लेंथ को बढ़ाएंगे, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया, किसको, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया, तो अपने पास करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई थी। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे किया था, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके। यदि हम वोल्टेज सेंसिटिविटी का जिक्र करें और नंबर ऑफ टर्न्स को लेकर चलें तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला थीटा बाई में V N A B R बाई की, यहाँ पे देख पाते हैं, यदि हमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को n को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज, n को इंक्रीज करें तो जाहिर सी बात है जो अपने पास क्वाइल है, इस क्वाइल के अंदर जो वायर है, लेंथ जो होगी इस वायर की वो भी इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज होगी तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे हमने V को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो गया, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो वही बैलेंस कर दिया ना। सिर्फ करंट सेंसिटिविटी को हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करा के बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ा सकते। तो अपने पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके समझ में आया होगा। इसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग कैसे है, कौन सी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे देखो जो अपने पास है, इसका जो व्यू रहेगा ना आपके पास, जैसे ये जो डायग्राम, हम अपर व्यू देखें, इसका टॉप व्यू देखें, या फिर अपने पास है जो आपकी बुक के अंदर जो व्यू डायग्राम दे रखा है उसके हिसाब से देखें, तो आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके जो 2 या 3 टाइप है ना वो आप देख सकते हैं, हम किस टाइप से गैल्वेनोमीटर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो आपको एक मेथड के थ्रू करनी होगी जो आपको कराई गई है, ठीक है। देख लिया होगा आपने, यहाँ पे जो हम गैल्वेनोमीटर की जो फिगर है या सर्किट डायग्राम बोल सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन के लिए जो डायग्राम यूज करेंगे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्किंग में क्या किया था, टॉर्क जो एक कॉइल के ऊपर लगता है, और टॉर्क जो एक हम बता सकते हैं स्प्रिंग के ऊपर लगी, और स्प्रिंग की वजह से टॉर्क, दोनों टॉर्क हैं, कंपेयर कराया। वहां से अपने को क्या मिल गया, के थीटा बराबर NIAB। वहां से हमने करंट सेंसिटिविटी निकाल दी। करंट सेंसिटिविटी क्या बताएगी, कितना करंट इंक्रीज करते हैं, यूनिट करंट बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा आ सकता है, वो हम इस इंडेक्टर के ऊपर या इंडिकेटर जो हमने यूज किया है उसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक था, आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करा लेना, और बेल आइकन को प्रेस करे बिना मत भूलना, क्योंकि उसको प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको